हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईज की क्विज, जो कि हमारे यहाँ पे अप्रैल मंथ की चल रही है और इनसाइट आईज से। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इन्वायरमेंट की सेकंड लेसन होने वाली, क्योंकि कल फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। इकॉनमी भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज़। तो कल तक हम लोग 10 क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे करंट अफेयर्स के भी है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से भी आपका यहाँ पूछ लिया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की, वो भी पीटलैंड से रिलेटेड है। अगर आप लोग पीटलैंड के बारे में जानते हो तो यहाँ पे आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे, क्योंकि बहुत ही ईजी स्टेटमेंट यहाँ पे रखी गई है। चलिए आप यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइएगा। लेकिन हाँ, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को मेक श्योर कि टिक मार्क कर ले। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आंसर बताऊँ तो उसके बाद आप लोग अपनी चेकआउट कर लीजिएगा, और लास्ट में फिर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पिटलैंड्स और वेटलैंड होते हैं जो कि परमानेंटली आपको यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशंस देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि जो यहाँ पे डेड प्लांट मटेरियल है ना, उनकी यहाँ पे कंप्लीट डिकम्पोजिशंस को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। सेकेंड है कि वेटलैंड्स जो है वो हाईली स्पेस इफेक्टिव कार्बन स्टॉक है, और यहाँ पे मोर कार्बन कंटेंट होता है। यानी कि पूरे आप लोग देख सकते हो कि इंटायर बायोमास ऑफ द वर्ल्ड में आप देखोगे उससे भी ज़्यादा कार्बन कहाँ होता है, तो पीटलैंड में होता है। हालांकि ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग ये फील कर रहे होंगे, बट इफ़ यू नो द कंसेप्ट ऑफ पीटलैंड्स देन यू कैन ईजिली आंसर। थर्ड इज पीटलैंड्स आर फॉर्म्ड ओनली अंडर ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस। तो आप लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट दोनों में डाउट कर सकते हो, क्योंकि ओनली यहाँ पे आ चुका है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप ऑप्शन में आओगे तो आपको दो ऑप्शन तो एटलीस्ट दिया गया है। तो इट मीन्स कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है, बट सेकंड एंड थर्ड में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स कि दोनों यहाँ या फिर यहाँ पे दोनों करेक्ट हो सकती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ही है कि पिटलैंड्स एक तरीके का वेटलैंड ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको परमानेंटली वाटर लॉक्ड कंडीशन देखने को मिलेगा, हमेशा यहाँ पे पानी होती है। सेकंड भी यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई यहाँ पे स्पेस इफेक्टिव कार्बन स्टॉक है, बहुत ज़्यादा कार्बन का यहाँ पे स्टॉक होता है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें पूरे इंटायर फॉरेस्ट जितना भी फॉरेस्ट बायोमास वर्ल्ड की है उससे भी ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये सिर्फ आपकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट ऑप्शन हमारी ए हो गई। सो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। वेटलैंड जो फॉर्म होता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पार्शली डिकम्पोज प्लांट रिमेन्स जो है उसके एक्यूमुलेशन से, जब एक एक करके यहाँ पे जितने भी प्लांट्स डिकम्पोज होते जाते हैं तो उसके पार्शली यानी कि पूरी तरीके से मिट्टी के साथ मिक्सअप नहीं हुए, कुछ पार्ट आपका रह जाता है, तो उसके एक्यूमुलेशन से इस तरीके का पीटलैंड आपका फॉर्म होता है, और ये आपका वाटर लॉगिंग होता है, यानी कि वाटर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया जाता है पीटलैंड्स के द्वारा, वो भी ग्लोबल क्लाइमेट में, क्योंकि इसमें ये एक तरीके का कार्बन सिंक है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज के डेट में ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी कि हमारे यहाँ कार्बन की इमिशंस हो रही है और सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशंस हो रही है, तो उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है। बट ये पीटलैंड जहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वो उसको सिंक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। पीटलैंड्स में आप देखोगे 30% वर्ल्ड की सॉइल कार्बन भी है, और यहाँ पे पीटलैंड्स जो है वो डिफरेंट क्लाइमेट जोन में है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में तो आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ जो है ये मैंग्रोव्स में भी होते हैं, आर्कटिक रीजन में भी है। पिटलैंड्स जो है वो मोसेस के द्वारा यहाँ पे डोमिनेट किए जाते हैं। कुछ मैंग्रोव्स स्पेसीज भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि वेटलैंड सॉइल को यहाँ पे डेवलप करती है, वो भी उन्हीं के अंदर। तो ये सारी जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखोगे कि प्रिस्टीन पीटलैंड्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारे एरिया जो है ना, लाइवलीहुड को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि साइट्स के ऊपर है। काफ़ी बार मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आइए देखते हैं, आपके टेस्ट यहाँ पे करते हैं। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि यहाँ पे इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है, तो कौन सी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट कीजिए। साइट्स स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज CITES is legally binding on the state parties to the convention, which are obliged to adopt their own domestic legislation to implement its goal। कहने का मतलब है कि CITES जो है वो लीगली बाइंडिंग है, जितने भी पार्टीज मेंबर है CITES के जो भी रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करना है। लेकिन हर एक कंट्री जो है अपने कंट्री में अपने तरीके से डोमेस्टिक लेजिस्लेशन कानून लाएंगे, जिसके थ्रू CITES की जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है, गोल्स है, उसको यहाँ पे अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय IUCN
थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रेड इज़ नॉट परमिटेड फॉर स्पेसिस, जिसको कि हम लोग यहाँ पे अपेंडिक्स 1 के अंदर अगर कवर करते हैं तो उसके लिए ट्रेड परमिट नहीं किया जाता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करो तो 2 ऑप्शन आपके पास अभी भी रह जाता है। सो सेकंड वन इज़ इनकरेक्ट, ओके। और यहाँ पे इनकरेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है ना, सेकंड तो इनकरेक्ट है। थर्ड भी यहाँ पे देखिए, अगर अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है तो ये ट्रेड तो आपका नहीं परमिट किया जाता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में जो है आपका ट्रेड परमिट किया जाता है। तो कंप्लीटली यहाँ पे ट्रेड परमिट नहीं किया जाता, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको एडमिनिस्टर किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट यूएनईपी के द्वारा, ओके। यहाँ पे आपका IUCN के द्वारा इसको एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, यूएनईपी के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसकी सेक्रेटेरिएट जेनेवा में है और ये लीगली बाइंडिंग है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि जो भी स्पेसिस को यहाँ पे साइट्स के अंदर कवर किया जाता है वो 3 लिस्ट होते हैं। अपेंडिक्स 1 में क्या है कि उन सारे स्पेसिस को आपका इंक्लूड किया जाता है जिसकी यहाँ पे एक्सटेंशन होने की, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन खत्म होने की कगार में है। और ट्रेड जो इस तरीके के स्पेसिमेंस में होता है वो परमिट किया जाता है सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। सेकंड अपेंडिक्स की बात करूं तो यहाँ पे वो सारे स्पीसीज होते हैं जो कि नेसेसरली ऐसा नहीं है कि अब उनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, लेकिन हाँ उसकी ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड यहाँ पे अपेंडिक्स वो है कि वो सारे स्पीसीज है जिनको प्रोटेक्ट करना है, एटलीस्ट वो 1 कंट्री में वो बचे हुए हैं तो उसको अब यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से 3 अपेंडिक्स है साइड्स के, तो आपको इसको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018, इसमें आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 इसको नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सेकंड है कि इसमें आपका कंप्लीट फेजिंग आउट रखा गया है कि मल्टी लेयर जो प्लास्टिक है उनको फेस्ड मैनर में पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। थर्ड है कि ये जो रूल है वो एक्सप्लिसिटली प्राइसिंग को यहाँ पे रखा गया है, वो भी कैरी बैग्स के लिए, जिसको कि यहाँ पे हटाया जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया गया था। बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे मल्टी लेयर आपकी प्लास्टिक नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। सेकंड इनकरेक्ट है, तो सेकंड आप लोग जैसे ही एलिमिनेट करते हो आप लोग यहाँ पे आंसर तक पहुँच जाओगे एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। सो यहाँ पे ये जो अमेंडेड रूल है इसमें आपका रखा गया कि फेजिंग आउट ऑफ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, जो कि आप एप्लीकेबल होगा मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक में, जो कि नॉन रिसाइकलेबल होगा, नॉन एनर्जी रिकवरेबल होगा और नो अल्टरनेटिव यूज़ होगा। यानी कि यहाँ पे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को यहाँ पे हटाना है, लेकिन उस तरीके के मल्टी लेयर प्लास्टिक्स को हटाना है जिसको कि रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई भी तरीके का अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, तो इस तरीके के यहाँ पे हटाना है। अमेंडेड रूल जो है वो भी प्रिस्क्राइब किया गया है इसमें कि जो यहाँ पे रूल्स को अमेंड किया गया है उसमें सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भी यहाँ पे आपका प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो इस तरीके से जो भी प्रोड्यूसर है यहाँ पे प्लास्टिक है, जो भी यहाँ पे इंपोर्टर है, ब्रांड ओनर है, प्रोड्यूसर है, उनको रजिस्टर करना है। साथ ही यहाँ पे जो रूल्स है उसमें आपका कुछ मैकेनिज्म रखा गया है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे जो है ऑटोमेट करना चाहिए, और इसको जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पे भी इसको देखना है, जो भी इसके प्रोड्यूसर, रिसाइकलर और जो मैन्युफैक्चरर्स है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रूल 15 जो इसकी है इसमें बताया गया कि एक्सप्लिसिट जो प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग्स जो है इसको हटाया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं जो कि यहाँ पे लोकोस्ट के बारे में है। आप लोगों को पता है कि लोकोस्ट अटैक बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिला था, टिंडी के अटैक, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि लोकोस्ट जो है यूजुअली ये सॉलिटरी है और कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जो है ये काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट हो जाते हैं और अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, अपने हैबिटाट को चेंज कर देते हैं। सेकंड है कि यूजुअली जो है ये स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रीन वेजिटेशंस को ही अटैक करते हैं। थर्ड है कि लास्ट 2 ईयर्स में हम लोग देखें इंडिया में कि कोई भी रिपोर्टेड केसेस नहीं है लोकोस्ट अटैक का। तो ये क्या बकवास है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा अटैक है और हर साल ऐसा देखने को मिलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो आप लोग अगर थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे सो यू विल कम विद द ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके। लोकोस्ट जो है एक कलेक्शन होता है सर्टेन स्पीसीज़ का, जैसे कि शॉर्ट हॉर्न ग्रास होफर इनको कहते हैं, और ये फैमिली कौन सी है तो एक्रिडेडी है, और ये एक स्वार्मिंग फेज़ में ये आते हैं। ये जो इंसेक्ट्स है ये सॉलिटरी होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस में ये आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो जाते हैं। लोकोस्ट जो है शॉर्ट हॉर्न होते हैं, छोटे छोटे इनके जो है हॉर्न होते हैं। डेजर्ट ग्रास होफर है जो कि स्टैंडिंग क्रॉप और जो ग्रीन वेजिटेशन से इसको अटैक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, मई जून 2019 में भी न्यूज़ में थी। और जब आप ये देखोगे कि राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में खरीफ सीज़न में आपको देखने को मिलेगा जून टू अक्टूबर में, और अभी क्या है कि अभी हम लोग इस समय भी देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एक सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन में।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आइकॉनिक ब्लू फ्लैग है ये वन ऑफ द वर्ल्ड की मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलेंट्री इको लेवल यहाँ पे है, तो ये किस किस जगह को ये अवॉर्ड किया जाता है, किस किस जगह को यहाँ पे अवॉर्ड किया जाता है? तो बीचेस, मैराइन्स या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर, तो किस किस जगह को यहाँ पे अवॉर्ड किया जाता है? सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बीचेस वगैरह को भी दिया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखते हो कि आपका यहाँ पे मैराइन्स वगैरह को भी दिया जाता है, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को भी दिया जाता है। सो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, आइकॉनिक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट आप लोग को पता है दिया जाता है, जो कि हमारे उड़ीसा के भी बीच को दिया गया है, चंद्रभागा बीच जो है उसको भी दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब आगे आते हैं 6 क्वेश्चन में। यहाँ पे है आपका, एक सेकेंड, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटाट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, तो इसका एम क्या है ये बताया जा रहा है। यहाँ पे टाइगर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उसके प्रे को प्रोटेक्ट करना है कि यहाँ पे पोचिंग वगैरह ना हो। सेकंड है कि टाइगर हैबिटाट को प्रिजर्व करना है, जैसे कि इनकी रहने का जगह कहाँ है, बफर जोन क्या है, कॉरिडोर कहाँ है जहाँ पे वो घूमते हैं। थर्ड है कि यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशंस को भी यहाँ पे सपोर्ट करना है, जो कि यहाँ पे टाइगर लैंडस्केप में रहते हैं। सो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी स्टेटमेंट में डाउट किया जाए। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा होता है, आप लोग लॉजिक भी लगाओगे तो इसमें आप लोग को लगेगा कि नहीं कोई भी स्टेटमेंट ऐसे इनकरेक्ट नहीं है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में, ये है UNEA के द्वारा के बारे में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। इसमें आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो है वो 1992 में बनाया गया था, वो भी अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में। सेकंड है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के ऊपर। थर्ड है कि यहाँ पे जो असेंबली है वह एनुअली मीट करती है और कुछ प्रायोरिटीज़ यहाँ पे सेट किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को लेकर, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ भी यहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो इनकरेक्ट कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल से करेक्ट है। नो सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका 1992 में नहीं आया था, ये आपका अभी रिसेंटली आया है। ओके, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोग देखोगे ये इनकरेक्ट है। ओके, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो आपकी 2 स्टेटमेंट तो ऐसे ही आपकी चली गई, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, ये तो समझ में आ गया। थर्ड में यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो ये असेंबली जो है आपका बताया जा रहा है कि एनुअली मीट करती है और यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी सेट किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के लिए, और यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ भी यहाँ पे आपका डेवलप किया जाता है। नो, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गई। अब आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली देखिए यहाँ पे जून 2012 में बनाया गया था, और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसको जो है रियो +20 के तरफ पे यहाँ पे बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर। जितनी भी क्रिटिकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो कि आज के डेट में दुनिया फेस कर रही है उसको ये एड्रेस करती है। सारे चैलेंजेस को यहाँ पे देखते हुए इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, रिहेबिलिट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखा जाता है। साथ ही 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इन्वायरमेंटल असेंबली जो है वो बायनियरली यहाँ पे मीट करती है, एनुअली मीट नहीं करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई थी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई थी। ओके, अब आते हैं 18 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि बेसल बैन अमेंडमेंट ये न्यूज़ में रहता है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? यहाँ पे जो फायर क्रैकर को बैन किया जा रहा है जिससे कि आपका डेंजरस टॉक्सिन रिलीज होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो पटाखे वगैरह होता है उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। सेकंड है कि ग्लोबल बैन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में है। थर्ड है कि बैंकों की रेगुलेशंस है। फोर्थ है कि ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन। तो अगर आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है तो बेसल नॉर्म्स आप लोग सुने ही होंगे, है कि नहीं? तो बेसल नॉर्म्स आप लोग जानते हो कि बैंकों के लिए होता है, तो आप लोग शायद इसको टिक मार्क करके आ सकते हो या फिर अभी भी किए होंगे, बट नो, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन है। ओके, 1995 में जो बेसल बैन अमेंडमेंट है एक ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन है, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ बन गया था क्रोएशिया रेटिफाइड के बाद। क्रोएशिया जो है 97 कंट्री बन चुकी थी इस बैन को रेटिफाई करने के लिए, और यहाँ पे बेसल कन्वेंशन के पार्टीज़ के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था 1995 में, जस्ट बिकॉज ह्यूमन के हेल्थ को और इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है हैजार्डियस वेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए 19 क्वेश्चन में, इट मीन्स कि 9th क्वेश्चन ऑफ द डे, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। सेकंड है कि इसका एम है कि यहाँ पे जो इंडिया की फॉरेस्ट है उनके प्रोडक्ट है और जो उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उनको सर्टिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपकी इस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, अब देख लेते हैं
यहाँ पे बात क्या की जा रही है, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो ये 2015 में लाया गया था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि सोसाइटी के अंदर रजिस्टर किया गया था, और ये ग्लोबली अलाइंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया था। और जो भी कंसर्न है सस्टेनेबल मैनेजमेंट को लेकर, किस तरीके से फॉरेस्ट को सही तरीके से मैनेज करना है, प्लांटेशन करना है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया था। और बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि NCCF जो है वो सपोर्ट इसको दिया गया था की फॉरेस्ट बेस्ड स्टेक होल्डर, जो कि यहाँ पे काम करती है ये किसके अंदर, तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ओके, ये डायरेक्टली इसके अंदर काम नहीं करती, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट बेस्ड जो स्टेक होल्डर है वो इनके अंदर काम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे आंसर इस तरीके से स्टेटमेंट भी बना दिया जाता है जिसमें आप लोग मे भी कंफ्यूज हो सकते हो। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि विथ रिगार्डिंग अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, समटाइम्स इसको हम लोग अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट है कि ये मदद करती है हीट और एनर्जी को अर्थ में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सेकंड कि एट प्रेजेंट इट हैज़ रिमेन्ड स्टेबल। थर्ड स्टेटमेंट इज जब टेम्परेचर राइज होती है इंडियन ओशन में तो ये जो है बूस्ट करती है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर थोड़ा भी आप लोग थोड़ा PT 365 भी अगर मेरी लेसन देखे होंगे ज्योग्राफी के ऊपर, तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये स्टेबल नहीं है आज की डेट में, तो ये इनकरेक्ट बताया जा रहा है। तो सेकंड अगर आप लोग इनकरेक्ट फाइंड आउट कर लोगे तो यू विल कम विद द आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग जो सर्कुलेशन है इसको हम लोग समटाइम्स न्यूज़ में भी देखे, अभी न्यूज़ में भी थी, और ये वन ऑफ द अर्थ की लार्जेस्ट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। आप लोग देखोगे वर्ल्ड की मैप में मैं यहाँ पे बताई थी, उस लेसन में बताई थी कि पूरी तरीके से सर्कुलेशन सिस्टम है जहाँ पे ओशन करेंट जो है ना गर्म मूव होती है। सॉल्ट वाटर भी आप लोग को ट्रॉपिक से दूसरे दूसरे रीजन में जाते हुए दिखेगी, जैसे कि वेस्टर्न आपका यूरोप है, और यहाँ पे ठंडे पानी को जो है ना साउथ में भेजा जाता है। तो इस तरीके का ये होता है। इससे क्या है ना कि हीट और एनर्जी आपके पूरे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वार्म वाटर जो है ना ये आपका कैरी करती है और फिर उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। आप लोग देखो कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कार्बन को भी एब्जॉर्ब किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो फॉर द 1000 ऑफ ईयर जो है ये स्टेबल था, लेकिन लास्ट 15 ईयर से क्या देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग को 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए ये मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेरीज एंड सजेशंस, यू कैन कमेंट मी एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।